To discuss about plot in Pride and Prejudice, and the second assignment, which is very important. The second assignment is one character sketch of Mr. Darcy. We're going to discuss about Darcy's character is very important. He's a protagonist, and both Elizabeth and Darcy, they are protagonists of this novel. So we'll be discussing about this. And one more assignment for the University of Sargodha will be discussing about Abraham Adam character. जो पार्सन एडम का जो यानी करैक्टर है, हम उसको डिस्कस करेंगे. मैंने आपको बताया था कि जेन ऑस्टन जो है वो बड़ी लिमिटेड दुनिया दिखाती है. जेन ऑस्टन के बारे में कहा जाता है कि शी शोज लिमिटेड वर्ल्ड. एक तो उसने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था, तो वो लिमिटेड सी दुनिया दिखाती है. और उसके जो थीम है वो थीम क्या है? लव, सेक्स, रोमांस. और किसके गिर्द घूमते हैं? लव, सेक्स, रोमांस और मैरिज के गिर्द घूमते हैं. और ख़ुद भी वो अनमैरिड थी, और वो इस तरह के थीम्स जो हैं, जो डोमेस्टिक थीम हैं, उनको लेती है और वही चीज़ें जो हैं अपने नावल के अंदर डिस्कस करती है. उसके 6 प्रोमिनेंट जो नावल हैं, और ये सारे ही इन्हीं के यानी वो मैरिज, लव और रोमांस और इस तरह के थीम्स के गिर्द घूमते हैं. जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मैंसफील्ड पार्क है, एम्मा जो है, और नॉर्थएंगर एबी जो है, और परसुएशंस. ये सारे जो हैं इन्हीं थीम के गिर्द घूमते हैं. जेन ऑस्टन के बारे में कहा जाता है कि जेन ऑस्टन जो है एक प्रीस्ट की बेटी थी, और उसने इब्तदाई तालीम जो है घर से हासिल की, और ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं उसके नॉलेज में. चूँकि वो ज़्यादातर उसने अपनी लाइफ घर के अंदर गुजारी, ट्रैवल नहीं किया, जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, या इस तरह के दीगर जो पोइट्स हैं, वो जैसे सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है, वो जैसे जर्मनी और फ्रांस का विज़िट करते हैं तो वो फ़िलासफ़र बन जाते हैं. तो इस तरह हम ये देखते हैं कि इसने कोई इस तरह का ट्रैवल नहीं किया कि उसका जो नॉलेज है वो बड़ा एक्सपेंड हो जाता, और वो बड़े वास्ट लेवल पे अपने थीम को और एक्सपेंड कर सकती, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को टच कर सकती. तो वो हम देखते हैं कि बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक ख़ास यानी स्पेसिफिक जो स्ट्रेटाज हैं लाइफ के, वो उनको डिस्कस करती है. अभी हमने जो देखा कि मिडिल क्लास और जो अपर क्लास है, इन दोनों के गिर्द जो है ये घूमती है स्टोरी प्राइड एंड प्रेजुडिस. उसमें जो मेन प्लॉट है वो आता है एलिजाबेथ और डार्सी के दरमियान, और उसके साथ साथ जो सब प्लॉट हैं उसके साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं. लेकिन उसने उन सारे प्लॉट को इस तरह इंटरवोव किया है, यानी शी हैज़ इंटरवोवन हर प्लॉट्स इन सच अ मैनर दैट दे आर नॉट deviating, so converging and diverging, they both contributing to the main story. अगर वो डाइवर्ज और कन्वर्ज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली लिंक हो जाते हैं मेन प्लॉट के साथ ही. अभी हम देखेंगे कि क्या है उसका मेन प्लॉट, क्या है उसके सब प्लॉट, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. इसकी असाइनमेंट जो है आपके करंट के नोट्स में भी मौजूद है, आप उससे देख सकते हैं. और वैसे भी आप जहाँ से चाहें आप नेट से भी इनकी असाइनमेंट ले सकते हैं. एनी हो, आप वो नोट्स देख लीजिएगा. मैं आज आपको बहुत सारे पॉइंट बता दूंगा, इसको समझना आसान हो जाएगा. सो लेट्स सी. ये पॉइंट है जो हमने रिमेंबर करने हैं और इसको याद करना है, और इसके गिर्द जो है हमारी पूरी असाइनमेंट जो है वो घूमती है. पहली तो बात है कि अरिस्टोटल ने क्या डेफिनेशन की है एक प्लॉट की. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के मुताबिक एक प्लॉट जो है वो कैसा होना चाहिए. सो व्हाट डू यू से अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज प्लॉट? अरिस्टोटल ने कहा था कि एक स्टोरी जो प्लॉट है वो या तो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, या सिंपल प्लॉट होता है. जो सिंपल प्लॉट होता है उसके अंदर उसने कहा था ना तो पेरिपिटिया होता है, ना अनेग्नोसिस होता है, यानी डिस्कवरी ऑफ नॉलेज और रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. रिवर्सल
ऑफ सिचुएशन, कि एक हीरो की जो प्रोटैगनिस्ट की है वो सारी सिचुएशन बदल जाए, कंडीशन, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और डिस्कवरी, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट में ये दोनों होते हैं। अगर प्लॉट कॉम्प्लेक्स है तो उसने कहा वो बहुत अच्छा प्लॉट है, उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसने प्लॉट के बारे में बताया था कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, प्लॉट इज अ सेट ऑफ इवेंट एंड सिचुएशन आर्टिस्टिकली रेंडर्ड एंड डायमेट्रिकली अरेंज्ड। अरिस्टोटल opines, क्या कहता है, दैट प्लॉट शुड बी कंप्लीट होल एंड इट मस्ट हैव ऑर्गेनिक यूनिटी इन लाइन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट एडमिट एनी एडिशन, ओमिशन एंड ट्रांसपोजिशन। कि एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए प्लॉट, कि आप उसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे होता है उसकी तरह होना चाहिए, ऑर्गेनिक होल होना चाहिए। आप उसमें से एक चीज भी थोड़ी सी छेड़ दें, हटा दें, तो वो अपनी यूनिटी सारी खो दे, इस तरह वो कंप्लीट हो। देखिएगा अरिस्टोटल के मुताबिक, मैं अभी अरिस्टोटल के पॉइंट्स को ही थोड़ा सा पॉइंट को बता रहा हूं। अरिस्टोटल कहता है एक प्लॉट जो है उसका बिगनिंग होता है, ठीक है, उसका मिड होता है और उसका एंड होता है। और ये पूरा प्लॉट जो है, यानी एक जो स्टोरी है उसका क्या होता है, प्लॉट का उसका बिगनिंग भी होता है, मिड भी होता है, एंड होता है। और कहता है ये सारा इस तरह से ऑर्गेनिक होल हो, या इस तरह ये कंप्लीट होल हो कि उसमें से एक कोई एडिशन भी नहीं हो सकता, उसमें ओमिशन भी नहीं हो सकता, कुछ हटा भी नहीं सकते, और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप उसके अंदर ट्रांसपोजिशन भी नहीं कर सकते, ट्रांसपोजिशन, यू कांट ट्रांसपोजिशन, कोई चीज़ इधर उधर नहीं कर सकते, कोई चीज़ ओमिट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं, कोई ऐड नहीं क्यों कर सकते, क्योंकि वो खुद कंप्लीट होल है। कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा। उसने कहा कि प्लॉट इज द सोल ऑफ द स्टोरी। किसी स्टोरी की सोल जो है वो क्या है, प्लॉट है। आपको करैक्टर याद रहे ना रहे, लेकिन प्लॉट याद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इडिपस रेक्स जो है, उसके करैक्टर बहुत से लोगों को नहीं आते, लेकिन इडिपस की स्टोरी हर बंदा सुना सकता है। एक बच्चा पैदा होगा, अपनी मां से शादी कर लेगा, बाप को कत्ल करेगा और आंखें फोड़ लेगा और फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लें जी, आई डोंट नो करैक्टर्स नाउ, मे बी आई डोंट नो करैक्टर्स। हो सकता है कि मुझे करैक्टर ना आते हूं, जो केस्टा का पता नहीं, ट्रेसियस का पता नहीं, खिरोन का पता नहीं, लियोस का पता नहीं, अपोलो का पता नहीं, गॉड कैथरियन हिल का पता नहीं, स्फिंक्स का पता नहीं। मुझे बहुत सारे करैक्टर्स का अगर नहीं पता, मुझे प्लॉट का पता है, तो इट मीन आई नो स्टोरी। उसने कहा कि प्लॉट जो है वो सोल है किसी ट्रेजेडी की, किसी स्टोरी की। उसने क्या बताया था अरिस्टोटल ने, वो सोल है। प्लॉट होता है मेन स्टोरी। करैक्टर याद रहे ना रहे, प्लॉट याद होना चाहिए। शेक्सपियर का किंग लियर है, देखें प्लॉट उसने कैसा बनाया। एक बादशाह है, उसकी 3 बेटियां, तीनों से पूछता है हाँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। एक बताती है चांद सूरज सितारों से ज्यादा, दूसरी इससे भी ज्यादा, तीसरी कहती है करती तो हूं लेकिन जब शादी होगी प्यार उधर भी चला जाएगा। वो कहता सोच लो, कहती नथिंग विल गेट नथिंग को मिलेगा भी फिर कुछ नहीं। दोनों को जायदाद देता था, उसे घर से निकाल देता। लें जी, सो दीज आर प्लॉट्स क्रिएटेड विद ग्रेट एफर्ट। वो कहता है ना ओमिशन हो सकती है, ना डिलीशन हो सकती है, ना ट्रांसपोजिशन हो सकती है। लें जी, ये एक पॉइंट जो है हमने क्लियर कर लिया कि डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन ऑफ प्लॉट की डेफिनेशन, ऐसा प्लॉट जिसमें ना ओमिशन हो सकती है, ना एडिशन हो सकती है, ना ट्रांसपोजिशन हो सकती है, उसमें आप कुछ भी ऐड या डिलीट करोगे तो ही इट विल लॉस इट्स ओरिजिनलिटी। प्लॉट का एक बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है, एंड होता है। प्लॉट याद रहे, स्टोरी याद रहे, करैक्टर याद रहे ना याद रहे, इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द स्टोरी, अरिस्टोटल सेड। आप इसकी
इस तरह इंट्रोडक्शन बनाएं कि उसे पता चले कि इस बच्चे को कुछ आता है। दूसरा पॉइंट देखें, एलिजाबेथ कोर्टशिप एंड मैरिज इज द मेन। अब एलिजाबेथ और डार्सी का जो है वो मेन प्लॉट है, एलिजाबेथ और डार्सी का मेन प्लॉट है, ठीक है। दूसरे सब प्लॉट हैं जो सारे इसके गिर्द घूमते हैं, अगर वो डाइवर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज होते हुए भी इसके गिर्द इससे इधर उधर नहीं जा रहे। तो जितने भी प्लॉट हैं सब प्लॉट, वो भी इसी के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। रोटेट मीन घूम रहे हैं। तो इसीलिए उसने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ऑल आर कन्वर्जिंग, डिवर्जिंग, रिवॉल्विंग अराउंड द मेन प्लॉट। They're not losing their attention and moving, diverging or deviating from the main plot. They are going and moving in a flow. वो ऐसे फ्लो में अगर कुछ होता भी है तो वो इससे उधर उधर नहीं जाते। डार्सी और एलिजाबेथ के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्लॉट ऑफ द नावल डार्सी प्राइड लीड्स टू एलिजाबेथ प्राइड। हम देखते हैं कि एक करैक्टर जो है और दूसरा करैक्टर प्रेजुडिस को जाहिर करता है। ये किसको जाहिर करता है? प्राइड को। ये प्रेजुडिस को। प्रेजुडिस का मतलब होता है तासब, तासब क्रिएट करना, अपने मन में कुछ किसी के बारे में नफरत बिठा लेना, तासब आ जाना, कोई उसके बारे में कुछ भी करे बस आपका इंप्रेशन बन गया। प्राइड, तकब्बर, गुरूर, उसको कहते हैं प्राइड। अब प्राइड किस में है? वो डार्सी में दिखाया गया है। और ये अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, एलिजाबेथ जो है वो मेल के व्यू से मेल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देती, क्योंकि वो खुद फीमेल थी। तो वो फीमेल का मेल के बारे में जो व्यू देती है वो किसके थ्रू देती है? फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। चूंकि वो खुद फीमेल थी तो उसके करैक्टर के बारे में, मतलब डार्सी के बारे में कोई मेल नहीं बोलेगा कि अच्छा था या बुरा था या बहुत बुरा है या वो कैसा है। उसका पॉइंट कौन देगी? फीमेल देगी। ये फीमेल देती हैं। जब फीमेल एक मेल के बारे में बता रही है कि वो कैसा है, यानी उसकी पर्सनैलिटी वाजे कर रही है या उसको एक्सप्लेन कर रही है, तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू मेल से नहीं आ रहा, फीमेल से आ रहा है। Elizabeth, since she was a female, and she tried to explain the character of the male through the female mouth. तो फीमेल के माउथ से एक मेल की डेफिनेशन हो रही है, मेल के करैक्टर को वाजे किया जा रहा है, मेल के बारे में बताया जा रहा है। इट मीन शी यूजेस द टूल ऑफ द फीमेल माउथ, नॉट मेल माउथ। तो वो मेल का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फीमेल के थ्रू देती है, क्योंकि वो खुद फीमेल थी और फीमेल, उसकी लाइफ भी एक लिमिटेड थी, उसकी वर्ल्ड भी एक लिमिटेड थी और दुनिया भी वो लिमिटेड सी दिखाती है और व्यू भी सिर्फ फीमेल का ही देती है। ये हम इसके अंदर बताएंगे। सब प्लॉट्स एंड देयर रेलेवेंस टू द मेन प्लॉट। अच्छा जी, सब प्लॉट कौन से है अभी बनाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास प्लॉट है, मेन प्लॉट एलिजाबेथ और डार्सी। सब प्लॉट्स, लेट्स, ये जी मेन प्लॉट है। सब प्लॉट बनाते हैं। जेन बिंगले, लिडिया विकम, और क्या है? शार्लट, और क्या है? कॉलन। अब ये सारे प्लॉट अगर आप गौर से देखें, मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, जितने भी प्लॉट हैं वो सारे इनके गिर्द घूमेंगे, ये दो प्रोटैगोनिस्ट के दिन। तो हम क्या कहेंगे कि दे आर द मेन प्रोटैगोनिस्ट, मेन प्लॉट। सब प्लॉट जो है रोटेट करते हैं, इधर उधर डिविएट नहीं होते, जहां भी जाते हैं फिर इसके गिर्द ही घूमने लग जाते हैं। इट इज द हैंडलिंग ऑफ, ब्यूटिफुल हैंडलिंग ऑफ द स्टोरी। प्लॉट किसका? जेन ऑस्टन का। इस पे कमाल था इसका। सब प्लॉट एंड देयर रेलेवेंस टू द मेन प्लॉट, यानी सब प्लॉट वो मेन प्लॉट के साथ
के गिर्द रेलेवेंस हैं, बिल्कुल उनकी रेलेवेंस बड़े रेलेवेंट हैं. दे आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर, दे आर रादर दे आर मूविंग अराउंड देम. थीम ऑफ लव मैरिज कनेक्ट्स मेन प्लॉट टू द सब प्लॉट. अच्छा जी, मैंने आपको बताया उसके थीम मेन क्या होते हैं. लव, सेक्स, रोमांस, यही अंदर आप देखते हैं ना इसके अंदर, और मैरिज. अब ये सारे जो थीम हैं ये किसके गिर्द घूम रहे हैं. सब और मेन प्लॉट. कोई ऐसी चीज नहीं दिखाएगी जो इससे डिविएट कर रही, जो इधर उधर हो रही. कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस टू ऐड टू द सिमेट्री. सिमेट्री होता है किसी को उसके अंदर एक तनासब लाना, बैलेंस्ड लाना. तो कहता है कैरेक्टर और प्लेसेस जो हैं वो भी एक सिमेट्री लाती हैं प्लॉट के अंदर. मतलब पहले वो नीदरफील्ड जो है इलाका जो है, जो लॉन्गबोर्न इलाका है लंदन का, वो वहाँ मिलते हैं. ठीक है, पहले उस लॉन्गबोर्न जो इलाका है वहाँ वो मिलते हैं. वहाँ पे आया है बिंगले, आया है मिस्टर बिंगले अपनी सिस्टर बिंगले सिस्टर के साथ, और डार्सी भी साथ आया है. ठीक है, डार्सी की वहाँ पे एक पार्टी में इनके साथ मुलाकात होती है. फिर मुलाकात दूसरी जो है वो हमने देखा कि वहाँ होती है उसके घर में. फिर लकीली पहले वो उनको रिजेक्ट करता है, उसके बाद वो उनको एक्सेप्ट करता है. उसके पीछे मतलब दीवाना हो जाता है डार्सी. तो डार्सी पहले रिजेक्ट कर रहा है, फिर लव कर रहा है. तो मीन के पहले भी उसकी मुलाकात एक सिस्टमेटिक तरीके से हुई. फिर उसके घर हुई जेन. जब वहाँ पे जाती है तो एलिजाबेथ भी वहाँ जाती है, तो वो उसको अट्रैक्ट करती है, बड़ी उसे अच्छी लगती है. And she has got refined now and looking beautiful cheek and lips and everything looking nice and admiring. He says that you are the handsomest girl in my locality. And before that he said, you are not handsome enough to attract like me, Darcy. मेरे जैसे अरिस्टोक्रेटिक डार्सी को तुम जैसी लड़की कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकती. You are not handsome enough to attract me.